लेटस यहाँ पे तुम लोग का आई के जो रहेगा इट इज नथिंग बट कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, ओके, एंड सेकेंड वन जो रहेगा दैट इज नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। ये दोनों के दोनों तुम लोगों को यहाँ पे निकालने। अब ये दोनों के दोनों सिंगल 1 1 मार्क के लिए एक एक डायग्राम के लिए रहता है। अभी अगर हम लोग आईएएस कंसीडर करेंगे तो आईएएस 2 मार्क के लिए रहेगा, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, ओनली वन एग्जांपल के लिए। तो सोचो बाकी के लिए कितना आएगा। तो इसलिए लेट अस कंसीडर, हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट डायग्राम जो हम लोग को दिया हुआ है। ये वाले डायग्राम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट अस कंसीडर, इसका अगर हम लोग आईएएस फाइंड आउट करते हैं, आज का नोट्स है वो मैं नहीं देने वाला बिकॉज ये डायरेक्टली सेव नहीं होगा, तो इसलिए नोटबुक रहेगा। तो इट्स बेटर कि तुम लोग लिख के ले लो एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए, ये अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो फ्रेम देखो, ये फ्रेम कौन सा है, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये फ्रेम में अगर चेक करोगे तो यहाँ पे एक इंटरनल हिंज भी है, ओके। और ये फ्रेम है तो फ्रेम विद इंटरनल हिंज इट इज नथिंग बट हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसलिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए तुम लोगों को फॉर्मुलेशन पता होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आईएएस। तो आईएएस निकालने के लिए अपने को पहले एक्सटर्नल इंटीमेंसी निकालना पड़ेगा और एक इंटरनल इंटीमेंसी निकालना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल ई और एक कैपिटल आर। लेट अस कंसीडर, अगर मैं कैपिटल ई कंसीडर करता हूं तो कैपिटल ई के लिए हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल ई को मैं बोल सकता हूँ कैपिटल ई विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर मतलब क्या रहता है, दैट कैपिटल आर इज नथिंग बट रिएक्शन कंपोनेंट्स जो अवेलेबल है। तो अगर हम लोग रिएक्शन कंपोनेंट्स यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो डायग्राम में यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स है, फिक्स सपोर्ट है, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगा और एक यहाँ पे मूवमेंट रहेगा बिकॉज इट इज फिक्स्ड। सेकंड सपोर्ट चेक करेंगे तो इट इज रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी। थर्ड लोग हम लोग चेक करेंगे तो थर्ड यहाँ पे कौन सा है, हिंज सपोर्ट है, तो हिंज पे एक यहाँ पे वर्टिकल आना चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल। इट इज नथिंग बट रिएक्शन। हम लोग आर निकाल रहे हैं तो आर इट इज नथिंग बट रिएक्शन कंपोनेंट्स। टोटल रिएक्शन कंपोनेंट का कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 + 1 + 2, दैट इज नथिंग बट 6, दैट 6 इज नथिंग बट कैपिटल आर। नाउ इफ यू कंसीडर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज डिपेंड ऑन दैट इज नथिंग बट अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो इस स्ट्रक्चर में, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज कंसीडर करते हैं कि हम लोग स्मॉल आर में नहीं करेंगे बिकॉज स्मॉल आर में इंटरनल हिंज कंसीडर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो लूप के अंदर है। अगर ये लूप के बाहर रहता था तो हम लोग उसको कंसीडर करते थे। ये लूप से कनेक्टेड है इंटरनल हिंज, तो इसलिए वो कंसीडर होगा डायरेक्टली इंटरनल इंडिटरमिनेसी। तो यहाँ पे सिंपल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितने अपने नॉर्मल अवेलेबल इक्वेशंस है दैट इज नथिंग बट 3 ओनली। इट्स सिंपल, दैट इज कैपिटल ई। अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे कैपिटल ई दैट विल बी इक्वल्स टू 6 - 3, दैट इज नथिंग बट 3 ओनली। सिंपल वन इट इज। नेक्स्ट वन अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे आई के लिए अगर अपने को करना है दैट इज इंटरनल इंडिपेंडेंसी। तो इंटरनल इंडिपेंडेंसी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, इट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए तुम लोगों ने देखा था इंटरनल इंडिपेंडेंसी विल बी इक्वल्स टू 3a माइनस समेशन ऑफ इन ब्रैकेट m - 1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था। तो यहाँ पे a इज नथिंग बट क्या था, यहाँ पे a इज नंबर ऑफ लूप्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स चेक करोगे तो कितना है यहाँ पे, दिस इज 1 2 3 4 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने यहाँ पे 6। यहाँ पे a का वैल्यू जो आएगा दैट a इज नथिंग बट 6 ओनली। नेक्स्ट अगर m की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे m - 1 ये पर्टिकुलर इंटरनल हिंज के लिए, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर ही जाएंगे। तो स्ट्रक्चर के ऊपर देखो पहला एक ही हिंज है, तो एक सिंगल हिंज के ऊपर अपने को निकालना पड़ेगा दैट इज m - 1। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मेंबर्स मीट हो रहा है, दैट इज 1 2 3। यहाँ पे आ जाएगा दिस इज नथिंग बट 3 - 1 विच इज नथिंग बट 2। टोटल जो एक्स्ट्रा इक्वेशन आएगा इट इज नथिंग बट 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज टोटल आई that is internal intimacy will be equals to 3 multiplied by a is nothing but 6 minus summation of m - 1। अभी समेशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक ही है। तो ये आ जाएगा m - 1 हम लोगों ने निकाला था इट इज 2। तो अगर हम लोग ये चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 3 multiplied by 6 - 2। तो ये कितना बनेगा, दैट इज 6
multiply by 3 that is 18. 18 minus 2 is nothing but सिंपल है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि ये टोटल हो गया कैपिटल आई। अगर मैं आई एस की बात करूंगा तो दैट आई एस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आई एस विल बी इक्वल्स टू ई प्लस आई। तो ई है यहाँ पे 3 प्लस आई इज नथिंग बट 16, तो टोटल विल बी 19। नाउ अभी सेकेंड के लिए अगर हम लोग करेंगे दैट इज नथिंग बट क्या था अपना आई के। आई के निकालने के लिए देखो मैं पहले डायरेक्टली डायग्राम के ऊपर ही लिखता हूँ, इट इज बेटर तुम लोगों को, बिकॉज अगर मैं फॉर्मूले से जाऊंगा तो फॉर्मूला तुम लोगों का सिर्फ प्योर फ्रेम के लिए और ट्रस के लिए, इसलिए हर एक बार हम लोग फॉर्मूला याद नहीं रख सकते। सेकेंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए तुम लोगों का फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो इसलिए अच्छा फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करेंगे। ओके, तो लेट अस कंसीडर, अगर अपने को आई के पूछा है कंसीडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, कंसीडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर हम लोग करेंगे, ये लिखना है किसी को कि रफ करूं मैं? सर इफ टू हिंजेस वर देयर हाउ मच, अभी देखो 2 हिंजेस आएगा, लेट अस कंसीडर 2 हिंज है यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे मैं अगर एक और हिंज यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे रेड में मैंने एक हिंज ड्रॉ किया हुआ है, एज्यूम करो। ओके, ये एग्जाम्पल के लिए नहीं है, एग्जाम्पल में नहीं है ये, लेकिन जस्ट एज्यूम कि वहां पे 2 हिंजेस है। 2 हिंज रहेगा तो देखो क्या हो जाएगा, 2 हिंज के लिए अपने को सिर्फ यहाँ पे देखना पड़ेगा कि m-1 कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जो m-1 आएगा इट इज फॉर दैट पर्टिकुलर हिंज ओनली। तो यहाँ पे अगर m-1 निकालेंगे तो 3 मेंबर से 3 - 1 इट इज 2। सिमिलरली अगर सेकेंड हिंज के लिए निकालेंगे तो इसके लिए भी m-1 अलग से निकालना पड़ेगा, तो दैट m-1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितने मेंबर्स है 1 2 3 4, तो 4 - 1 आ जाएगा, इट इज नथिंग बट 3। तो अभी जो तुम लोगों का समेशन ऑफ m-1 है उसका वैल्यू देखो यहाँ पे नीचे क्या बनेगा, दैट इज i विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने यहाँ पे 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, यहाँ पे अगर समेशन ऑफ m हम लोग करेंगे तो समेशन ऑफ m जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 2 + 3। यहाँ से हम लोग अगर निकालते हैं तो दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 18, 18 माइनस 5 विच इज नथिंग बट टोटल विल बी 13। इज इट क्लियर? ठीक है, सिंपल है ये बहुत। सिर्फ ध्यान में रखना तुम लोग, सिर्फ मिक्स मत करो, व्हाटएवर हम लोग जो निकाल रहे हैं वो सिर्फ अलग से रखो। प्रॉब्लम था एक्चुअल, वैसे कि वैसे अगर लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हो, इतना अगर लिखना है तो टाइम चाहिए लिखने के लिए कि मैं आगे जाऊं। देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम लोग खुद से नहीं लिख रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है, व्हाटएवर मैं अगर टोटल सब सिखा दूंगा तो भी कुछ फायदा नहीं, तो इसलिए खुद से लिखने का ट्राई करो। ठीक है, फटाफट लिख के ले लो हर बार तो अच्छा रहेगा। देखो मैं रफ कर रहा हूँ ये, बिकॉज अपने को आई की भी निकालना है सेम के लिए। अभी आई के लिए देखो अपने पास 2 बोला है, दैट इज कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड 1 इज नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। अगर मैं सिंपल पहले आई की निकालता हूँ, हम लोग लेट अस कंसीडर, हम लोग आई की निकालते पहले कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। ओके, ये सब लिखना है तुम लोगों को वहां पे भी। जब मैं कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन लिखता हूँ तो देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करो, हम लोग आई के निकाल रहे, इट इज नथिंग बट क्या है आई के, इट इज डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट वहां पे अलो हो रहा है वो हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट स्ट्रक्चर ले रहे हैं हम लोग। अभी जो फ्री रहेगा उसके लिए देखो कौन कौन से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल, एक आएगा वर्टिकल और एक आएगा रोटेशन। ये तुम्हारे एक्चुअल आंसर में भी यहाँ पे लिखना है, इंडिकेट करना है कि तुम लोग का कौन कौन सा यहाँ पे फोर्सेस आ रहा है। पहले क्या करने का, हर एक जितना पॉइंट्स रहेगा वो हर एक पॉइंट के ऊपर तुम लोगों को मूवमेंट आने ही वाला है। जब मैं फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो फ्रेम के लिए जितने भी यहाँ पे जॉइंट्स है तो हर एक के लिए मैं यहाँ पे मूवमेंट लिख रहा हूँ। देखो 1 2 3, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अभी जब मैं हिंज की बात कर रहा हूँ तो हिंज के लिए जितने मेंबर्स कनेक्ट होंगे हर एक मेंबर के लिए अलग अलग रोटेशन हम लोग कंसिडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे 3 मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं, 3 यहाँ पे अलग अलग रोटेशंस में कंसिडर कर रहा हूँ। देन रिटर्न इस जॉइंट के ऊपर भी एक आएगा, यहाँ पे भी एक, ये एक,
तो जितने जॉइंट्स हैं वो सबके ऊपर यहाँ पे मैंने मोमेंट्स कंसिडर कर ली। मोमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, रोटेशन। रोटेशन अलग है और मोमेंट्स अलग है। ये हिंज है तो वहां पे भी आएगा, और ये रोलर है तो रोलर पे भी एक कंसिडर करेंगे हम। टोटल कितने हो गए यहाँ पे मोमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल अगर मैं यहाँ पे रोटेशन अगर चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे रोटेशन लिख रहा हूँ मैं। टोटल अगर रोटेशन अगर मैं चेक करूंगा तो टोटल रोटेशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं थीटा से। दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना था वो, अभी हम लोगों ने चेक किया था, दैट इज नथिंग बट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल था अपना यहाँ पे 16। ओके, इंटरनल हिंज पे 3 क्यू आ रहे हैं। देखो यहाँ पे जब मैं इंटरनल हिंज की बात कर रहा हूँ, लेट अस कंसीडर, देखो यहाँ पे अगर मैं एक मेंबर कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरनल हिंज है और एक मेंबर है। इंटरनल हिंज मतलब क्या है, पिन है। अगर मैं इसको यहाँ पे लोड अप्लाई करूंगा, लेट अस कंसीडर यहाँ पे कुछ भी एक पॉइंट लोड अगर मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, ये इधर से लेके इधर तक। तो अगर ये डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका जो एंगल जो रहेगा, इट इज नॉट सेम। ये जो थीटा रहेगा और ये जो थीटा रहेगा इस साइड से, बोथ आर डिफरेंट। इसका वैल्यू अगर थीटा 1 है तो ये वैल्यू थीटा 2 रहेगा। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों सेम नहीं रह सकता। अगर वो एक फिक्स है, डायरेक्टली देखो यहाँ पे अगर मैं रिजिड स्ट्रक्चर अगर बना रहा हूँ, तो लेट अस कंसीडर ये रिजिड स्ट्रक्चर है। ओके, रिजिड स्ट्रक्चर के ऊपर देखो 90 डिग्री एंगल हम लोग ने देखा हुआ है फ्रेम में। तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, तो ये जो डिफ्लेक्शन रहेगा, लेट अस कंसीडर व्हाटएवर डिफ्लेक्शन, तो ये एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। 90 डिग्री रहता है, उससे मतलब क्या हुआ, व्हाटएवर तुम लोगों का जो फर्स्ट एंगल था, दैट इज ड्यू टू दिस एंगल। देखो ये वाला जो थीटा है, थीटा 1, और ये वाला जो थीटा है, दैट इज थीटा 2, ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे। बिकॉज बिफोर डिफ्लेक्शन एंड आफ्टर डिफ्लेक्शन दोनों में से जो एंगल 90 डिग्री है वो चेंज नहीं हुआ, बिकॉज इट इज रिजिड जॉइंट। अगर यही अगर पिन रहता था तो वो इंडिविजुअली डिफ्लेक्ट होता था। तो उसके लिए डिफ्लेक्शन हम लोग को पता नहीं रहता है कि वेदर इट इज सेम और डिफरेंट। तो इसलिए हम लोग हिंज के लिए जितने मेंबर्स कनेक्ट होंगे उसके हिसाब से उसका वैल्यू चेंज होगा। ओके, ध्यान में रखना, हिंज के लिए जितने मेंबर्स कनेक्ट होंगे उसके हिसाब से हम लोग के रोटेशंस भी इंक्रीज हो जाएंगे। लेट अस कंसीडर रोटेशन होने के बाद अपने पास और कौन से डिस्प्लेसमेंट है। इफ यू कंसीडर दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रहेंगे। और नेक्स्ट कौन सा रहेगा, दैट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल की बात करेंगे तो वर्टिकल देखो यहाँ पे कहाँ पे आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं गिन रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट पे आ सकता है। देखो ये फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स पे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे रिएक्शंस है, तो इट विल रेस्ट्रिक्ट द डिस्प्लेसमेंट। एक इस पॉइंट के ऊपर आएगा वर्टिकल, हर एक जो फ्री जॉइंट है हर एक पॉइंट के ऊपर वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आने वाला। तो लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओनली 12 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएंगे। देखो पहले लिख लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है, दैट इज 12। ये जो हिंज और फिक्स है, फिक्स में देखो वर्टिकल यहाँ पे रिएक्शन है, तो वर्टिकल रिएक्शन है मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको नहीं गिना है। यहाँ पे भी हिंज का अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे भी वर्टिकल रिएक्शन है, तो जहाँ पे रिएक्शन प्रेजेंट रहेगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे कितना भी लोड लगाओ ये पॉइंट यहाँ से हिलने वाला है क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हिलेगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन प्रेजेंट है जो उसको मूव होने नहीं देगी, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। देन व्हाट अबाउट दी, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे तुम लोग वर्टिकल में यहाँ पे लिख सकते हो 2, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये इंडिकेट करना है तुम लोग के डायग्राम में भी, ठीक से इंडिकेट करो। यहाँ पे भी तुम लोग को दिखना चाहिए, इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूँ। तुम लोग के डायग्राम में छोटा बनाया तो भी चले। देखो इंटरनल हिंज के ऊपर मैं नहीं कर रहा हूँ कंसीडर। क्यों, इंटरनल हिंज के ऊपर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटरनल हिंज की वजह से सिर्फ यहाँ पे मूवमेंट्स को ही यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनल हिंज का मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर सिर्फ एक ही कंसीडर करूंगा।
इट विल अफेक्ट ओनली रोटेशंस। ओके, इंटरनल हिंज से बाकी डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ इफ यू कंसीडर दी हॉरिजॉन्टल वन, तो हॉरिजॉन्टल के लिए देखो यहाँ पे भी नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स के लिए रिटर्न हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है तो नहीं आ सकता। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा इस जॉइंट के ऊपर 1, यहाँ पे एक आएगा 2, 3, ये 4 ऑलरेडी लिया है हम लोगों ने 4, यहाँ पे आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 हो गए। अभी देखो ये रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट के ऊपर ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं रहेगा, तो जहाँ पे रिएक्शन नहीं है वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल में एक डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहा हूँ। लास्ट में यहाँ पे इस जॉइंट के ऊपर नहीं आ सकता, बिकॉज वो कौन सा जॉइंट है, हिंज है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितने हो गए अपने, दैट इज नथिंग बट 13। सिंपल है, सिर्फ वहां पे डिस्प्लेसमेंट चेक कर रहे हैं कौन से जॉइंट के ऊपर टोटल कितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। इफ राइट चेक करो डायरेक्टली टोटल कितना आ रहा है, दैट इज टोटल IK विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ दिस ऑल, दैट विल बी 16 प्लस 12 प्लस 13, कितना आ रहा है, इज इट 41। अभी देखो व्हाटएवर हम लोगों ने ये कंसिडर किया है, इट इज कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, बट नॉर्मली एक्सियल डिफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है इन दी फ्रेम स्ट्रक्चर। ओके, बिकॉज फ्रेम में तुम लोगों ने अभी तक अगर ऑब्जर्व किया होगा SFD BMD एक्सियल डायग्राम अगर तुम लोगों ने ड्रॉ किया होगा, तो एक्सियल डायग्राम का तुम लोगों ने वैल्यू अगर चेक किया होगा तो इट इज वेरी वेरी लेस। अदरवाइज दूसरा अगर एग्जांपल लेना है तो देखो हम लोग, अगर तुम लोग डिप्लोमा से हो तो तुम लोग को ऑलरेडी पता रहेगा कि हम लोग कभी एक्सियल फोर्स के लिए बीम कभी हम लोग ये नहीं करते, डिजाइन नहीं करते। क्यों, बिकॉज बीम में जो मैक्सिमम तुम लोग का फोर्स रहता है इट इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट, नॉट एक्सियल फोर्स। तो इसलिए बीम के डिजाइन में अभी तक तुम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि वहां पे कुछ एक्सियल का तुम लोगों ने चेक लिया है कि नहीं। अदरवाइज तुम लोग अगर बेंडिंग भी चेक करोगे, लेट अस कंसीडर अगर डिफॉर्मेशन की बात करेंगे तो अगर खुद का ही तुम लोग कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। रूम में अगर तुम लोग के बीम है तो बीम का अगर चेक करेंगे हम लोग, तो देखो बीम में व्हाटएवर अगर कुछ लोडिंग आ रही है ऊपर से, तो हम लोग का डिफ्लेक्शन कितना होता है, इट इज वेरी 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 माइनर। देखो वर्टिकल डिफ्लेक्शन इतना हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में इसका एक्सपांशन हुआ, लेकिन एक्सपांशन इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू दी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। चाहिए तो इसको अगर हम लोग बड़ा लिख के भी चेक कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर, अभी देखो इसको अगर हम लोग बड़ा लिखते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज वन ऑफ द बीम, कुछ भी अगर लोडिंग आ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे होगा, एज्यूम कर लो। ओके, ऑब्वियसली वो नीचे ही जाने वाला है। तो देखो ये अगर ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ये डेल्टा कंसीडर करता हूँ, इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द एक्सपांशन ऑफ दिस बीम। इसीलिए हम लोग व्हाटएवर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और रोटेशन को, तो बाकी का हम लोगों को एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो ये लिख के हो गया सबका, लिख के हुआ है तो वैसे मैं यहाँ पे रफ कर दूं, यस नो कुछ तो बोलो, शैल आई रिमूव इट, ओके। तो देखो अभी मैं IK निकालूंगा, इट इज नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन में फर्क क्या पड़ेगा, देखो व्हाटएवर हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है या फिर रोटेशन लिया है, रोटेशन को कुछ इफेक्ट नहीं होता एक्सियल डिफॉर्मेशन से। तुम लोग का जो रोटेशन रहेगा वो सेम ही रहेगा, दैट इज रोटेशन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रोटेशन अपने कितना ज्वाइन किया था, दैट इज नथिंग बट 16। ओके, रोटेशन के लिए R नहीं यूज करने का, लेट अस थीटा यूज करते हैं, बिकॉज R ऑलरेडी हम लोगों ने यूज किया है। जो अगर मैं हम लोग, ये हो गया रोटेशन, ध्यान में रखना रोटेशन को कभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्सियल डिफॉर्मेशन से, तो बिफोर निग्लेक्ट कर दिया, अदरवाइज तुम लोगों ने कंसिडर कर लिया तो भी चलेगा। अभी हम लोग अगर कंसिडर करते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैंने हर एक पॉइंट के ऊपर लिया था, दैट इज अगर मैं फ्रेम में कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे एक लिया था, यहाँ पे एक लिया था, यहाँ पे एक लिया था, यहाँ पे एक लिया था। अभी मैं क्या निग्लेक्ट कर रहा हूँ, एक्सियल डिफॉर्मेशन निग्लेक्ट कर रहा हूँ।
तो एक्सियल अगर डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट कर रहा हो तो यहाँ पे देखो कितना भी मैं यहाँ पे वर्टिकल लोड लगाऊंगा, यहाँ पे एक रिएक्शन है जो उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो जब तक ये एक्सियली डिफॉर्म नहीं होगा तब तक ये आगे भी नहीं जाएगा, बिकॉज नीचे वहां पे एक रिएक्शन है। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन ही अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो डिस्प्लेसमेंट कब आएगी, जब तुम लोग का ये जो कॉलम है, टोटल बड़ा वाला कॉलम है, ये तुम लोग का एक्सपांड होगा। तो अभी ये एक्सपांड ही नहीं हो रहा है, वॉट एवर कंप्रेस भी नहीं हो रहा है और एक्सपांड भी नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इस टोटल कॉलम के लिए 0 हो गया। सेकेंड वाला भी कंसिडर करेंगे तो देखो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल में, देखो सपोर्ट पे, देखो यहाँ पे भी एक रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट मतलब क्या है, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन है। तो वर्टिकल रिएक्शन मतलब ये यहाँ पे फिक्स है वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा जब तक ये एक्सपांड नहीं होगा। ये मेंबर, ये वाला मेंबर अगर एक्सपांड होता है तभी जाके यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएगी। द सेम वे अदर मेंबर्स के लिए भी देखो, ये जॉइंट के ऊपर, अदरवाइज ये जॉइंट के ऊपर या फिर ये जॉइंट के ऊपर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब तभी पॉसिबल होगा जब ये मेंबर टोटल एक्सपांड होगा। तो अभी एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया, एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए रिटर्न ये भी तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर थर्ड कंसिडर करेंगे, थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम के नीचे भी सपोर्ट, देखो सपोर्ट के ऊपर सब डिपेंड है। इफ यू कंसिडर दिस सपोर्ट, देन सपोर्ट के ऊपर देखो यहाँ पे हिंज मतलब वर्टिकल रिएक्शन रहेगा वहां पे। तो अगर वर्टिकल रिएक्शन रह रहा है तो ऑब्वियसली ये तुम लोग को रेस्ट्रिक्ट करेगा, फिक्स फर्म पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने, तो वहां पे रिएक्शन रहेगा। तो जब तक ये एक्सपांड नहीं होता तब तक यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अभी हम लोगों ने एक्सपांशन ही यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया है तो ये भी 0 बन गया। ओके, कोई डाउट है इस पे, चेक करो। तो इसलिए यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएगा ही नहीं। अंडरस्टूड। अगर मैं एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, बिकॉज कॉलम एक्सपांड ही नहीं हो रहा और नीचे वहां पे रिएक्शंस है। नाउ इफ यू कंसीडर, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। देखो यहाँ पे एक बार समझाता हूं मैं वापिस। यहाँ पे रिएक्शन है तुम लोगों का, वर्टिकल रिएक्शन है। रिएक्शन क्या कर रहा है, जब उसके ऊपर कुछ भी लोड आएगा वो वहां पे फर्मली पकड़ के रखेगा। ठीक है, तुम लोग कोई भी सपोर्ट घर का भी कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज वॉल अगर कंसिडर कर दिया तो वॉल का भी क्या रहता है, बीच में नीचे क्या है, फिक्स सपोर्ट है। वॉल को अगर मैं ऊपर से खींचा तो वॉल खींचेगी क्या, नहीं खींचेगी जब तक वो एक्सपांड नहीं होती है। तो वॉल एक्सपांड होने के चांसेस है क्या, नहीं। तो इसलिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन नीचे और ऊपर क्या रहेगा, 0 रहेगा, बिकॉज मैं इसका एक्सपांशन ही कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो ये अगर ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, अदरवाइज ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, हम लोग निग्लेक्ट ही कर रहे हैं एक्सियल डिफॉर्मेशन, तो इसका एक्सपांशन होने की चांसेस ही नहीं है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा अगर हम लोग एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट कर रहे तो। ओके, अदरवाइज इधर से भी तुम लोग समझ सकते हो। देखो, एक अगर एक्सियल मेंबर अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, अगर ये जब तक एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो इसका एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा क्या, नहीं पॉसिबल है। और हम लोग वही मेनली यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा हर एक मेंबर के लिए। अभी देखो सेकंड, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूंगा तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे वैल्यूज आएंगे, क्यों आएंगे वो भी चेक करो। हॉरिजॉन्टल में देखो, अगर मैं सबसे ऊपर की बात करूंगा, यहाँ से अगर हम लोग चेक करते हैं, कंसिडरिंग किया तो क्या होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक पॉसिबल। अभी इस डायरेक्शन में इस लेवल के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है क्या, नहीं है। तो व्हाटएवर अगर मैंने यहाँ से फोर्स लगा दिया, लेट अस कंसीडर अगर यहाँ से मैंने यूडीएल अप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली ये मेंबर बेंट होके यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ये भी मेंबर बेंट होके यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ये भी मेंबर बेंट होके यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यानी कि ये टोटल डिस्प्लेस हो जाएगा आगे की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। भले वहां पे हम लोग एक्सियल डिफॉर्म नहीं करे, देखो एक्सियल डिफॉर्मेशन हो रहा है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है। बेंडिंग की वजह से क्या हो रहा है, इतना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। देखो यहाँ पे ये इतना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है डेल्टा, यहाँ पे भी। लेकिन एक्सियल डिफॉर्मेशन हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो पूरे बीम की यहाँ पे लेंथ चेंज नहीं होगी।
तो फर्स्ट पॉइंट जो जितना रहेगा, ये जो जितना एक्सपांड होगा, एक्सपांड बोल रहा हूँ, यहाँ से इतना डिस्प्लेस होगा, सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी क्रिएट होगी। चेंजेस नहीं आ सकता बिकॉज वो एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। सेम अमाउंट ऑफ यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो यहाँ पे भले ही डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन तीनों के वैल्यूज क्या है, एक ही वैल्यूज है, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, तो इसलिए वहां पे तीनों को मैं एक ही डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूंगा। सिंगल स्टोरी के लिए यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली ये सेकेंड स्टोरी के ऊपर भी यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बिकॉज ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों डिस्प्लेस हो सकते हैं हॉरिजॉन्टली, भले वहां पे मैं एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तीनों के वैल्यूज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सिमिलरली ये थर्ड स्टोरी के ऊपर भी एक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज तीनों के तीनों डिस्प्लेस हो सकता है, लेकिन तीनों का वैल्यू क्या रहेगा, एक रहेगा। तीनों को तीनों अलग करने की जरूरत नहीं है। और ये फर्स्ट स्टोरी के ऊपर भी हम एक कंसिडर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है। और नीचे सपोर्ट के ऊपर देखो, यहाँ पे कंसिडर नहीं हो सकता बिकॉज ये फिक्स सपोर्ट है, ये रोलर है, मतलब यहाँ पे इसका बेंडिंग पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी एक तुम लोगों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रहेगा, भले ही वहाँ पे एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं है। टोटल अगर हम लोग चेक करेंगे, टोटल तुम लोग का जो वैल्यू आता है दैट इज नथिंग बट 1 2 3 4 5। तो तुम लोगों का टोटल हॉरिजॉन्टल जो रहेगा दैट इज नथिंग बट 5 डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे अभी? इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ हम लोग यहाँ से एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट किया है। देखो यही तुम लोगों को समझना है, बिकॉज अभी तुम लोग का जो नंबर ऑफ अननोन्स है वही अगर तुम लोगों ने गलत लिख दिया तो सॉल्व करके कुछ फायदा नहीं है। ध्यान में रखना, व्हाटएवर जहाँ पे 2 अननोन्स निकालने हैं वहां पे तुम लोगों ने एक कंसिडर करके कर लिया, तो क्या मिलेगा, क्या वहां से कुछ नहीं। टोटल अगर 20 मार्क का भी क्वेश्चन करते हैं तो इट इज 0। फाइव देखो कैसे आ गया, अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ये देखो ये टॉप स्टोरी से मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तीनों का सेम रहेगा, दिस इज नथिंग बट डेल्टा 1। अंडरस्टूड? तीनों का वैल्यू चेंज नहीं होगा, बिकॉज अगर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ तो तीनों के तीनों साथ में ही आगे जाएंगे। सेकेंड वन कंसिडर करेंगे, टॉप से सेकेंड, ये रिटर्न, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में पॉसिबल है, लेकिन तीनों का वैल्यू क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो रिटर्न इसके लिए एक डिस्प्लेसमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे, तो दैट इज डेल्टा 2। सिमिलरली थर्ड के लिए चेक करेंगे, तो देखो थर्ड के लिए 1 2 3, ये डिस्प्लेसमेंट तीनों के तीनों पॉसिबल है, लेकिन तीनों का वैल्यू एक ही है, तो तीनों को अलग अलग कंसिडर करने की जरूरत नहीं। तो रिटर्न यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल आएगा, इट इज नथिंग बट डेल्टा 3। लास्ट यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे, फोर्थ स्टोरी टॉप से अगर चेक करेंगे तो ये तीनों पॉसिबल है, लेकिन तीनों का वैल्यू क्या रहेगा, एक ही रहेगा, तो दिस इज डेल्टा 4। और लास्ट यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट के ऊपर भी एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो दैट इज नथिंग बट डेल्टा 5। अंडरस्टूड? सिर्फ मैंने यहाँ पे एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट किया है, तो जहाँ पे तुम लोगों को वैल्यूज डिस्प्लेस करके देख सकते हो कि वैल्यू जो सेम रहेगी, तो उसको अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब मैं अननोन फाइंड आउट करूंगा तो उसका वैल्यू तो सेम रहेगा, तो अलग से 4 कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग उसको एक ही कंसिडर करेंगे बिकॉज वैल्यू सेम है। ये हो गया फ्रेम का। देन लेट अस कंसिडर सेकंड प्रॉब्लम। इसमें वैल्यू तुम लोग का टोटल आंसर कितना आ गया, दैट इज टोटल IK विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ दिस 3 विल बी इक्वल्स टू 16 प्लस 0 प्लस 5, which is nothing but 16 plus 5, that is 21। ये ब्रैकेट में लिखने का it is neglecting axial deformation। एग्जाम में तुम लोग को इंडिकेट किया रहता है कि तुम लोग को एक्चुअल में कंसिडरिंग निकालना है या फिर नेग्लेक्टिंग निकालना है। इंटरनल हिंज से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ध्यान में रखो, ठीक है? अगर इंटरनल हिंज वहां पे आता है तो इट विल ओनली अफेक्ट द रोटेशन, तो रोटेशन के लिए अपने को सिर्फ देखना है कि कुछ अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है? देखो हम लोग टोटल कितने 4 वैल्यूज निकाल दे, दैट इज कैपिटल E कैपिटल I, तो IS निकाल दे, उसके लिए 2 मार्क रहता है, और IK के लिए भी 2 मार्क रहता है, बिकॉज कंसिडरिंग और नेग्लेक्टिंग हम लोग निकालते हैं। तो भी
वर्टिकल में जीरो कैसे आया? जीरो तुम लोगों ने देखा था, वर्टिकल में एक्सपांशन पॉसिबल है क्या यहाँ पे? अभी यहाँ पे एक देखो, फिक्स सपोर्ट के नीचे देखो, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन है। वर्टिकल रिएक्शन क्या कर रहा है? वहां पे उसको पकड़ के रख रहा है। तो पकड़ के रख रहा है मतलब क्या हुआ? जब तक ये पूरा वर्टिकल मेंबर एक्सपांड नहीं होता या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट किसी जॉइंट के ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज ये टोटली तो रिमूव नहीं होने वाला है। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये टोटली यहाँ से चला जाएगा, तो इसलिए वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग अगर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे और यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे रिएक्शन नहीं रहता था तो फिर यहाँ पे पॉसिबल होता था, वो ध्यान में रखो। अगर रिएक्शन नहीं है तो फिर वहां पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। ओके, नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द सेकंड, दैट इज ट्रस मेंबर। ये तुम लोग का एक्चुअल एग्जाम का ही प्रॉब्लम है, जो मैंने एग्जाम से ही उठाया हुआ है, ध्यान में रखना, ये एग्जाम का ही है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम लेता हूँ, दैट इज नथिंग बट ट्रस। देखो ट्रस्ट में अभी तुम लोग की फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, सब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जैसे रहेगा उसके हिसाब से। लेट अस कंसीडर फर्स्ट वन, अपने को अगर आईएस निकालना है तो आईएस विल बी इक्वल्स टू, स्टैटिक इंडिपेंडेंसी डिपेंड रहता है ई के ऊपर और इंटरनल इंडिपेंडेंसी आई के ऊपर। अगर मैं ई निकालता हूँ, दैट इज एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी। तो एक्सटर्नल इंडिपेंडेंसी विल बी इक्वल्स टू कितना रहता है? जब मैं ट्रस्ट की बात करूंगा तो सेम ही रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वो सबके लिए सेम ही रहेगा। व्हाट अबाउट कैपिटल आर? कैपिटल आर इज नथिंग बट रिएक्शन कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे रिएक्शन कंपोनेंट चेक करोगे तो देखो दोनों पॉइंट क्या है, यहाँ पे हिंज ही है, तो एक सिंगल हिंज के ऊपर दो रिएक्शंस रहता है, तो दो हिंज के ऊपर कितना रहेगा यहाँ पे? 4। नाउ इफ यू कंसीडर दिस स्मॉल आर, देन स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू, स्मॉल आर अगर कंसीडर करोगे तो स्मॉल आर कितना आएगा? दैट इज नथिंग बट स्टैटिक इक्वेशंस। कितने रहते हैं स्टैटिक इक्वेशंस? दैट इज 3 ओनली। यहाँ से कुछ लिंक वगैरह कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इंटरनल हिंज का कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, भले ये सब हिंजेस है लेकिन ये हिंजेस कंसिडर नहीं होंगे, बिकॉज वो रिमूव करने से स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा टोटल E विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 1। दिस इज एक्सटर्नल वन। सिमिलरली इफ यू कंसिडर I, दैट इज इंटरनल इंडिपेंडेंसी, तो इंटरनल इंडिपेंडेंसी के लिए फॉर्मूला क्या था ट्रस्ट के लिए? दैट इज m प्लस r माइनस 2j। ये थोड़ा ध्यान से करने का, बिकॉज हम लोग वैल्यूज कभी कभी मिस करते हैं। देखो यहाँ पे मेंबर्स अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो टिक किया तो भी एग्जाम में चलेगा, दैट इज फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल नंबर ऑफ अगर मेंबर्स चेक करेंगे तो ये कितना है? 10 मेंबर्स है। प्लस आर तो हम लोगों ने निकाला ही है, इट इज 3 माइनस 2 इंटू जे, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने रहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ जाएगा 2 इंटू 6। टोटल आंसर तुम लोग का 1 ही आना चाहिए। ये तुम लोग खुद से भी बता सकते हो, बिकॉज देखो मैंने तुम लोग को एक शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट क्या था वो? शॉर्टकट इज दैट, अगर ट्रस्ट में हम लोग ऑब्जर्व करोगे तो कितने नंबर ऑफ क्रॉसेस फॉर्म हो रहे हैं उतना तुम लोगों का इंटरनल रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ध्यान में रखना, वो डायरेक्टली हम लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे। वो काय के लिए रहता है? अगर हम लोग एंट्रांस में है, एंट्रांस एग्जाम दे रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लोग वहां से देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ क्रॉसेस रहेंगे उतना डायरेक्टली हम लोग इंटरनल इंडिपेंडेंसी लिख देंगे। इससे क्या होगा? तुम लोगों का टाइम बचेगा, बाकी कुछ नहीं। जब मैं यहाँ पे IS निकालूंगा तो दैट IS विल बी इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। अपना एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, तो इसलिए यहाँ पे IS का वैल्यू 2 आ गया। नाउ व्हाट अबाउट दी IK? रिमूव कर रहा हूं मैं। देखो IK का वैल्यू मतलब क्या है? IK इज नथिंग बट अलोवेबल डिस्प्लेसमेंट। तो अलोवेबल डिस्प्लेसमेंट देखो अभी ट्रस्ट में जब मैं कंसीडर करूंगा तो ट्रस्ट में डिस्प्लेसमेंट कब पॉसिबल है? जब मैं एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर करूंगा तभी, बिकॉज अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो वो 0 हो जाएगा, बिकॉज ट्रस्ट में एक्सियल डिफॉर्मेशन ही रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता। बिकॉज ट्रस्ट तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ मैकेनिक्स में, सॉन्ग में, तो वहां पे हम लोग एक्सियल फोर्सेस ही लगाते हैं, तो एक्सियल फोर्सेस की वजह से एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वैल्यू अगर तुम लोग को फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूले से निकालो, अदरवाइज डायरेक्टली डायग्राम के ऊपर लिखा तो भी चलेगा। डायग्राम के ऊपर देखो अभी ये फ्री सपोर्ट है तो यहाँ पे कितना आएगा?
एक वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होगी, एक हॉरिजॉन्टल में। सेकेंड अगर जॉइंट देखता हूँ मैं तो यहाँ पे भी एक वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल में। फोर्थ अगर जॉइंट देखूंगा तो यहाँ पे भी एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, रिटर्न एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे पॉसिबल है क्या डिस्प्लेसमेंट? ये क्या है, हिंज सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली वहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल कब होगा? अगर वहां पे कुछ रिएक्शंस नहीं है तो। लेट अस रिटर्न अगर यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो आएंगे। क्यों? बिकॉज दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ध्यान में रखना। इसलिए दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, बिकॉज दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे तुम लोग का रिएक्शन है। तो टोटल अगर आई के का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो दैट आई के विल बी इक्वल टू, चार जॉइंट है 4 into 2 दैट इज 8। यहाँ पे अपने को निग्लेक्टिंग और कंसीडरिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ट्रस है। ध्यान रखना, सिर्फ ट्रस के लिए ही नहीं आएगा, बाकी सब स्ट्रक्चर के लिए आ सकता है। तो ट्रस बहुत सिंपल है। अभी एक लास्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज बीम। बीम में चेक करोगे तो देखो यहाँ पे भी सपोर्ट से हम लोग जाएंगे। फर्स्ट में अपने को आई एस निकालना है, तो आई एस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज आई एस विल बी इक्वल्स टू ई प्लस आई। बी में लेकिन फिर भी वो क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ई अगर निकालेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या रहेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे ये फिक्स है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। ये हिंज है, यहाँ पे कुछ लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग जॉइंट पे ही लेते हैं, ध्यान में रखना। ये रिएक्शन कितना आएगा 3। लेकिन देखो अभी अगर हम लोग बीम कर रहे हैं तो बीम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम लोग लगाते हैं क्या? तो 2j माइनस सी भी यूज किया तो भी चलेगा। मैंने क्या बोला था, जब मैं आई के निकालूंगा तो वहां पे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर एक स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने फॉर्मूला भूल जाओ, सिर्फ आईके के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो आईके के लिए डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे स्ट्रक्चर को और डायरेक्टली आईके का वैल्यू निकालेंगे। ओके, डोंट गो फॉर द फॉर्मूला फॉर द आईके। लेट अस कंसीडर, अब इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम लोग अगर चेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का कुछ मतलब है क्या? यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता हूँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल में अगर हम लोग चेक करेंगे तो बीम अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है तो इट इज बीम, तो बीम में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कभी हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं, बिकॉज बीम इट इज नथिंग बट, डेफिनेशन क्या है बीम का, बीम इट इज नथिंग बट ए फ्लेक्सर मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग ओनली। ट्रांसवर्स लोडिंग आ रहा है तो कुछ भी हो जाए, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लोडिंग ही आने वाला है। तो ये हॉरिजॉन्टल का कंसिडरेशन करने की जरूरत है क्या? कुछ जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का कुछ मतलब ही नहीं रखेंगे। तो ये यहाँ से 3 हटा के यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना मैं कंसिडर करूंगा, तो इट इज ओनली फॉर बीम में कंसिडर कर रहा हूं, वो ध्यान में रखो। रिटर्न अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ तो ये भी फिक्स सपोर्ट है, लेकिन ये बीम में है तो इसलिए इसको भी मैं 2 कंसिडर करूंगा। और जो तुम लोग का इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आएगा, दैट इज इक्वेशंस जो तुम लोग का बनेगा, इट इज ओनली समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स तुम लोग का इक्वेशन यूज करने की जरूरत ही नहीं है बीम में, इसलिए इक्वेशन कितना बनेगा 2 ओनली। ट्रस में एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रस में जो डिफॉर्मेशन होता है इट इज ओनली ड्यू टू एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो अगर उसको नेग्लेक्ट कर दिया तो तुम लोग का आई का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रस में सिर्फ हम लोग एक ही आई के निकालेंगे विच इज कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन ओनली। बीम का समझा? बीम में हम लोग देखो वर्टिकल लोडिंग ही रहता है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में कुछ रिएक्शन आएगा ही नहीं। भले ही वहां पे रिएक्शन है लेकिन लोडिंग ही नहीं है हॉरिजॉन्टल में, तो वहां पे रिएक्शन कहाँ से आएगा? तो इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल दोनों कितने भी रहेंगे तो हॉरिजॉन्टल वहां पे हम लोग रिमूव कर देंगे, ओनली फॉर बीम। इसलिए यहाँ पे ये
3 हटा के मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 हटा के 2 लिख दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ आर कितने हो गए तुम लोग के? 2 + 2 दैट इज 4। और व्हाट अबाउट दी आर? ऑब्वियसली अगर रिएक्शन भी नहीं निकाले तो उसका इक्वेशन का भी कुछ यूज नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल का जो इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। टोटल कितना है आर? यहाँ पे कितना रहेगा? नॉर्मल 2 रहेगा, और ड्यू टू द इंटरनल हिंज यहाँ पे आएगा 1, और ये यहाँ पे आएगा 1। ड्यू टू द इंटरनल हिंज रिटर्न यहाँ पे 2 इक्वेशंस आएगा, बिकॉज 2 इंटरनल हिंजेस है। देखो बहुत सिंपल है, ये सिर्फ बीम के लिए बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज ये तुम लोगों को आएगा बीम में। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं बीम की बात करता हूँ तो बीम में तुम लोगों को रिटर्न हॉरिजॉन्टल में, अभी देखो यहाँ पे रिएक्शन से पहले कितना रिएक्शन है, एक्चुअल में देखे जाए तो यहाँ पे 3 रिएक्शन है, यहाँ पे भी 3 रिएक्शन है। लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बीम में हम लोग नहीं लेते। क्यों? बिकॉज बीम का डेफिनेशन ही है कि बीम इट इज ए structure in which the load is applied in transverse direction, है कि vertical direction। लोडिंग ही वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल में कुछ रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल वाला जो लोड है वो हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो अभी कंफ्यूज करने के लिए तुम लोगों को क्या करेंगे, कभी कभी ये बीम के ऊपर लोडिंग भी देंगे। कभी कभी अगर बीम के ऊपर तुम लोग को इंक्लाइन लोडिंग दिया है तो वो बीम जैसे रिएक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग 3 ही कंसिडर करेंगे, ध्यान में रखना। उसके लिए हम लोग 3 रिएक्शन ही कंसिडर करेंगे। क्यों? बिकॉज ये इंक्लाइन लोड आ रहा है अभी, तो हम लोग इसको स्पेसिफिकली बीम नहीं बोल सकते, तो इसलिए यहाँ पे r इज इक्वल्स टू भी 6 कंसिडर करना पड़ेगा, और तुम लोग का स्मॉल r इज इक्वल्स टू भी 3 + 2 दैट इज 5 कंसिडर करना पड़ेगा। दोनों में वैल्यू वैरी होता है। लेकिन जब लोडिंग नहीं दिया है तुम लोगों को कुछ भी, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज दिस विल बी 2 रिएक्शंस, बिकॉज हॉरिजॉन्टल निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी 3 हटा के 2 हो जाएगा। तो टोटल r का जो वैल्यू आएगा तुम लोग का, दैट r इज नथिंग बट 2 + 2 दैट इज 4। और स्मॉल r की क्या बात रहेगी? स्मॉल r की तुम लोग का जो समेशन ऑफ मोमेंट है वो कंसिडर होगा, और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स वो कंसिडर होगा। समेशन ऑफ h को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ही नहीं निकाल रहे हम लोग, इसलिए ये बन जाएगा 2 प्लस इंटरनल हिंजेस से 2, तो उसके 2 इक्वेशन दैट इज 2, तो ये बन जाएगा 0। अगर इसको अगर मैं कंसिडर करता हूँ इंक्लाइन लोडिंग आएगा, तो वहां पे एक इनडिटरमिनेसी आ सकता है, इसलिए ध्यान में रखना तुम लोग को इनडिटरमिनेसी निकालते समय लोडिंग दिया है कि नहीं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, वही तुम लोग को ठीक से स्टडी करना है। ठीक है, बिकॉज समटाइम्स मतलब 3 में से एक पेपर में तुम लोग को लोडिंग देते हैं वो इनडिटरमिनेसी निकालते समय। अगर तुम लोग को इंक्लाइन लोडिंग दिया है तो नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं, टोटल आर निकालो, स्मॉल आर निकालो, टोटल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन अगर तुम लोग को लोडिंग नहीं दिया है, अभी समझो ये लोडिंग नहीं है, तो इट्स सिंपल दैट कि हम लोगों को रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ही नहीं आ रहा है। हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ही नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पे h का वैल्यू लिखेंगे ही नहीं, बिकॉज h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। रिटर्न यहाँ पे भी h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट कौन से बचे? 2 ही कंपोनेंट बचेंगे, दैट इज वन इज वर्टिकल रिएक्शन एंड अनदर इज मोमेंट। 2 ही अननोन बचेंगे। रिटर्न यहाँ पे भी चेक करेंगे तो फिक्स के ऊपर 2 ही अननोन आएगा, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसलिए टोटल r का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया। नाउ स्मॉल r के लिए देखो, स्मॉल r के लिए ऑलरेडी अपने पास ये 2 इक्वेशंस रहेंगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट इज 2। ये 2 इक्वेशंस रहेंगे, h का मैंने नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज h का वैल्यू निकालना नहीं है अपने को। और 2 कहां से आएगा? रिटर्न सेकंड वन दैट इज ड्यू टू द इंटरनल हिंज। यहाँ पे अगर देखेंगे तो m-1 निकालेंगे हम लोग, तो टोटल 2 मेंबर्स मीट हो रहे हैं, तो इसका एक इक्वेशन बनेगा पहले इंटरनल हिंज का। सेकेंड वन में हम लोग चेक करेंगे तो रिटर्न यहाँ पे भी 2 मेंबर्स मीट हो रहे हैं, तो m-1 रिटर्न यहाँ पे भी एक इक्वेशन आएगा। दोनों का मिला के इंटरनल हिंज की वजह से कितने इक्वेशंस आएंगे? दैट इज 2। इसलिए ये इंटरनल हिंज की वजह से आया, और ये नॉर्मल वाला तुम लोगों का जो था वो इक्वेशन है, तो इसलिए 2 + 2 हम लोग 4 लेंगे। ओके,
जो प्रॉब्लम करने के लिए बहुत सारे हैं। लेट अस कंसिडर, अभी हम लोग थोड़ा कुछ डिफरेंट लेते हैं। कल हम लोगों ने देखा था दैट इज फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, वो मेथड सिर्फ देखा था। यहाँ पे तुम लोग को एक नया कंसेप्ट आता है दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड एंड मोमेंट। ये फिक्स्ड एंड मोमेंट में डिटेल में नहीं कर सकता डेरिवेशंस बिकॉज ड्यू टू द टाइम limitations, or we can say fixed end moment। ये फिक्स्ड एंड मोमेंट देखो क्या होता है। नाउ इफ यू कंसीडर, लेट अस कंसीडर, टाइम है अपने पास कितना अभी तक, ठीक है 5 मिनट ही देखते हैं, सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं उसके बाद स्टॉप करते हैं। फिक्स्ड एंड मोमेंट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पार्ट है। इफ यू कंसीडर वन ऑफ द फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम मतलब क्या रहेगा, इट इज अ बीम विच इज फिक्स्ड एट बोथ साइड। इसका अगर मैं आई के सॉरी आई एस निकालता हूं तो इसका आई एस कितना रहेगा, दैट इज नथिंग बट कितना उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही रहेगा। अभी तुम लोग बोलोगे कैसे 2 आएगा, देखो ई का वैल्यू सिर्फ आने वाला है, आई तो 0 रहेगा बिकॉज ये बीम है, बीम के लिए इंटरनल इंटीमेसी 0 रहता है, दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। चेक करोगे तो कैपिटल आर कितना होगा इसके लिए 4 और स्मॉल आर रहेगा 2। 4 क्यों, एक सिंगल फिक्स के ऊपर 2 रिएक्शंस, ये दूसरे फिक्स के ऊपर 2 रिएक्शंस, इसलिए 2 2 प्लस हो गए ये 4। 2 इक्वेशंस क्यों, दैट इज ओनली मोमेंट और वर्टिकल का, बाकी का लिखने की जरूरत नहीं। अभी देखो हम लोगों ने सिंपल बीम के लिए जो मोमेंट लिखा था दैट बेंडिंग मोमेंट इज डिफरेंट, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम इज डिफरेंट एंड दिस फिक्स्ड बीम इज डिफरेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो अननोन आता है एंड पे, दैट इज ये एक मोमेंट आता है और ये एक मोमेंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं, देखो यहाँ से एम एफ। अभी लेट अस कंसीडर दिस इज ए और दिस इज बी। इंडिकेशन देखो कैसे आएगा, एम एफ ए बी बोलेंगे इसको, और इस साइड का जो मोमेंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एम एफ बी ए। एफ फॉर दी फिक्स्ड एंड मोमेंट, एफ ई एम बोलते हैं इसको हम लोग। देखो वॉट एवर लोडिंग कुछ भी रह सकता है, लेट अस कंसीडर जब तक लोडिंग नहीं आएगा तब तक फिक्स्ड एंड मोमेंट भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग को जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन लेंगे टू फाइंड आउट दी फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। एक्चुअली ये बेसिक टर्म है, तुम लोग को पूछेंगे नहीं एग्जाम में कि फाइंड आउट कैसे करते हैं, लेकिन तुम लोग को ये वैल्यू तुम लोग को निकालना पड़ेगा एम एफ ए बी और एम एफ बी ए का, दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो वो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक सिर्फ डेरिवेशन में तुम लोग को चाहिए तो एक एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद वाला जो है हम लोग डायरेक्टली फॉर्मुलेशन लिखेंगे। दैट एम एफ बी ए इज वेरी वैरिंग डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग, दैट इज अगर पॉइंट लोड रहेगा तो उसके लिए डिफरेंट, यूडीएल रहेगा तो उसके लिए डिफरेंट। तो जो स्टैंडर्ड लोडिंग है उसके लिए हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, और जो तुम लोग का स्टैंडर्ड नहीं है उसको ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन तुम लोग को किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन तुम लोग ध्यान दो। समझ में आया तो वेल एंड गुड है। वो डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर टफेस्ट पेपर निकालना है तो इट इज बेटर दैट कि लोडिंग तुम लोग का स्टैंडर्ड लोडिंग डाले ही ना, ऐसे कुछ भी रैंडमली लोडिंग डाल दिया तो भी तुम लोग को आना चाहिए। यानी कि जब तक तुम लोग को फिक्स्ड मोमेंट का कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में कैसे निकालते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग देख लेंगे बाद में, ओके ठीक है। स्टॉप करते हैं, 2 मिनट रुको, मैं अटेंडेंस लेता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। लेफ्ट मत होना कोई, अदरवाइज अटेंडेंस में मार्क नहीं होगे तुम लोग।
लेफ्ट मत हो, तुम लोगों का अटेंडेंस मार्किंग हो रहा है। चलो ठीक है, तुम लोग लेफ्ट हो सकते हो।